बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स के लिए टॉप टेस्ट सीरीज का T1 टेस्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके ईमानदारी से घर बैठे ये टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का कुछ सोल्यूशन देने जा रहा हूं। मेरे साथ साथ अपना पेपर आप खुद चेक करेंगे और जितने मार्क्स बने वो अपने टोटल मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, लाजमी पुट कीजिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के लिए था। अब इन एमसीक्यूज को आपने समझना भी है, ठीक है। तो बेटे नंबर 1 पे है डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज्ड टू मेजर। ये एक्सरसाइज से एमसीक्यू है, पेज नंबर बुक का 24 ओपन कर ले। वहां पे ये एमसीक्यू आपको नजर आ जाएगा और आपको डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड पढ़ा चुके हैं डिटेल में। तो भी डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? अल्फा ऑप्शन है मास ऑफ लिक्विड, बीटा ऑप्शन है मास ऑफ सॉलिड, चार्ली ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और डेल्टा ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड यूज करते हैं, या फिर कोई सॉलिड इरेगुलर शेप का भी आ जाए ना, उसका भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए कौन सी ऑप्शन होगी बेटे करेक्ट? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर? चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 पे आ जाए, द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज। अब देखें, प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। मैं आपको प्लेन एंगल सॉलिड एंगल दोनों पढ़ा चुका हूं, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप बुक का पेज नंबर 9 ओपन कर लेंगे ना, तो वहां पे देखें साइड पे एक 1.3 टेबल दिया गया है। तो 1.3 टेबल का लास्ट अगर आप पॉइंट देखें तो वो यही है कि ऐसे यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। आगे देखें दिया गया है यूनिट। तो यहां से मैंने एमसीक्यू लिया है पेज नंबर 9 से। तो अल्फा ऑप्शन है डिग्री, बीटा ऑप्शन है रेडियन, चार्ली ऑप्शन है स्टेरेडियन और डेल्टा ऑप्शन है कॉलम। तो याद रखिएगा प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटे? रेडियन। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहीं पे अगर आ जाता प्लेन एंगल की जगह सॉलिड एंगल, ये भी साथ साथ याद रखते जाए ना, तैयारी होती जाएगी। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। अगर आप हमारे लेक्चर्स ले चुके हैं तो फिर तो मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही होगी कभी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बस सिर्फ ये टेस्ट देने आए बैठे हैं, लेक्चर्स आपने नहीं देखे, तो फिर आपको शायद प्रॉब्लम हो। तो आप लेक्चर्स लाजमी सुना करें। तो सॉलिड एंगल के लिए जो आपके पास एस यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? स्टेरेडियन रहेगा। क्लियर जी? उसके बाद आ जाए नंबर 3 पे, द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं। मैंने तो अपने टॉपिक में ये क्लियर करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पे तरह देखिएगा बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये आपको मिल जाएगा जी पेज नंबर 8 पे। अगर आप जाएंगे ना तो वहां टेबल होगा 1.2। तो 1.2 साइड पे छोटा सा टेबल होगा, वहां से मैंने ये एमसीक्यू लिया। अब देखें टेबल आपने गौर से तैयार करने हैं, समझने हैं, उनको याद रखना है। द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल। याद है ना सारों को? अब बच्चे देखते हैं केजी नहीं, कैंडेला नहीं, मोल ये रहा, जल्दी से चार्ली ऑप्शन लगा लेते हैं। बेटे नहीं, आपने चार्ली ऑप्शन नहीं करनी सिलेक्ट। क्यों? देखो वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है यूनिट। यूनिट बताना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, वो होता है मोल। ऐसे ऐसे होता है टेबल में, देखो ये स्पेलिंग होती है MOLE, मोल। ये है यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अब ये तो आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये जो MOL आ रहा है ना नजर, बच्चे इससे समझते हैं कि शायद ई लगाना भूल गए हैं पेपर बनाने वाले। ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं भूला। आप ये देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है, लेकिन यहां इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज की ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको नहीं सिलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जो MOL है ना, ये बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है। जैसे देखो मैस का सिंबल क्या होता है? केजी। मैस का यूनिट किलोग्राम है ना, उसका सिंबल क्या होगा? केजी। इसी तरह से कैंडेला, CD उसका सिंबल है। इसी तरह से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है वो है मोल, लेकिन उसका सिंबल जो है ना वो ये है। तो यहां सिंबल नहीं पूछ रहा। अगर यहां सिंबल होता, अगर यहां पे पूछ ले सिंबल, ठीक है ना, फिर आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहां देखो यूनिट कह रहा है, तो इसीलिए MOLE आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप नन ऑफ दीज के ऑप्शन को सिलेक्ट करो। बात क्लियर होगी जी? चलें जी। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाए नंबर 4 पे, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.120 इज। अब इसमें ना आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4। अब अगर आपको सारे रूल्स याद हैं तो फिर तो आप आराम से बता लें, अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। और यहां से एमसीक्यू बोर्ड के पेपर में भी आता है। अब डेस्टर्स यहां पे ना आप सारे रूल्स दिमाग लड़ा के ना फौरन से अप्लाई करेंगे।
कि देखो जीरो तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो इसको तो कर दो क्रॉस। वन सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल है। टू भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। और ये आप जीरो आ गए। अब देखो हमने ये कंडीशन भी पढ़ी हुई है कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन शर्त है कि उसको आगे रोकने के लिए कोई और डिजिट या और नंबर ना आए। तो यहां देखो इसको आगे रोकने के लिए कोई नंबर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद ये जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, सी ऑप्शन आपके पास क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। अब जरा अगली बात भी सुनिएगा यहीं पे। अगर इस जीरो के बाद 1 आ जाता, सपोज करो ऐसे आ जाता 0.1201। अब देखो इस जीरो को रोकने के लिए आगे नंबर आ चुका है, अब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन फेल हो रही है, अगली कंडीशन फिर से लग गई कि भाई दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिटवीन अगर जीरो आ जाए तो फिर सिग्निफिकेंट होता है। ये भी रूल आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर एक कंडीशन फेल हो रही हो, कोई और कंडीशन लग रही हो, तो फिर आप उसको लगा लेंगे। बेशक चार कंडीशन फेल हो रही हो, एक लग रही हो, तो आप एक लगने वाली के हिसाब से आंसर दें। अब देखो ये जीरो दो डिजिट्स के बिटवीन आ गया, तो अब ये सिग्निफिकेंट होगा। हां अगर इस तरह से आ जाता 0.01 इस तरह से, अब देखो पॉइंट के बाद जीरो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कब, जब उसके आगे कोई नंबर ना हो। अब देखो इस जीरो के आगे 1 आ चुका है, और ये जीरो किसी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो जीरो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो अब ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, अब सिर्फ इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है जी, तो इसमें कितने हैं, एक, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, और इसमें आपको कंडीशन बता दिए तो 3 होगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद होंगे तो फिर आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 20 पे, वहां से एमसीक्यू मैंने बनाया है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाए। 9.3258 इज राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब कुछ बच्चों के लिए ये चीज नहीं हो सकती जिन्होंने हमारा लेक्चर नहीं लिया। जिन्होंने हमारा लेक्चर लिया है राउंड ऑफ टॉपिक का, वो फिर यहां पे क्लियर कर देंगे एमसीक्यू। दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक होता है राउंड ऑफ अप टू, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ सकता है और 2 डेसिमल प्लेसेस भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहां पे देखो 2 डेसिमल प्लेसेस आ चुके हैं, टॉपिक में ये सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं, अब डायरेक्ट आपको बताता हूं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि भाई इस नंबर को आप राउंड ऑफ करो, लेकिन पॉइंट के बाद, पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक अपना आंसर रखो। ये है 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब। और अगर यहां आ जाता 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उस बात का मतलब होता है कि इसको राउंड ऑफ करो और जो आपका फाइनल आंसर हो उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, बस। मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना आंसर देना है। लेकिन यहां मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आपने आंसर रखना होगा। तो करें जिसको राउंड ऑफ, ये 8 है तो 5 से तो बड़ा है, तो एक नंबर आगे ऐड हो जाएगा, यह बन जाएगा 6। तो 9.326। अब देखो 2 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, तो अब राउंड ऑफ तो हो गया, तो आपने फौरन से ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करनी। अब देखो उसने कहा 2 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक अपना आंसर रखना है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती। बीटा में आ जाए 9.32, तो अगर ये 6 देखें 5 से बड़ा है, तो ये 32 वैसे लिख दे, ये भी नहीं हो सकती। उसके बाद देखें 6 5 से बड़ा है, तो एक नंबर आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 9.33। अब देखें जी 9.33 चार्ली ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक उसने आंसर रख लिया। उसने यही तो कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर करो, इसको राउंड ऑफ भी करो। हमने इसको राउंड ऑफ भी किया और पॉइंट के बाद देखो 2 प्लेसेस तक उसका आंसर भी रखना है। तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट होगी। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये तो वैसे ही नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने चीजों को सोचना होगा। नंबर 6 पे आ जाए। मैं जरा डिटेल में चीजें इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि एक टॉपिक भी आपका रिवाइज हो जाए, और जो बच्चे न्यू यहाँ पे ऐड हो चुके हैं या डायरेक्ट रट्टा लगा के उन्होंने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं या उनका तुक्का लग गया, तो उनको समझ हो कि भाई इसको सोचना कैसे था। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं, ठीक है ना। टाइम लगेगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नंबर 6 पे कहता है विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मैंने एक्सरसाइज पेज नंबर 24 पे देख ले, वहां से लिया है। तो ये आपके पास तकरीबन इनके हिसाब से क्या बनता है, कलर ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन बनती है। बाकी तो आप इजीली
मैयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अब है जी हमारे पास सब्जेक्टिव सेक्शन 1 क्वेश्चन पेपर पे देखें। सेक्शन 1 हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहला पार्ट इसका देखिएगा। अब मेरे साथ साथ अपना पेपर आप खुद चेक करेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई आपने कितना लिखा है तो कितने मार्क्स आपने लगा लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जी इसका, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए उसने ये नहीं कहा कि बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज के अलावा उन क्वांटिटीज के सिंबल या उनके यूनिट भी बताओ, ये उसने नहीं कहा। उसने कहा सिंपल कि राइट करो 3 बेस क्वांटिटीज के नेम्स और 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज के नेम्स। तो आप इस तरह से देखें, पार्ट 1 आगे इस तरह से लाइन लगा के क्वेश्चन मार्क, ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो बस ये तरीका सबसे अच्छा है। आप सेंटर में भी ये 1 लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब देखें, आंसर की हेडिंग लगाएं और यहाँ पे अगर कोई आपने वर्डिंग या स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख लें, नहीं तो आप इस क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल आंसर ये है कि भाई आप डायरेक्ट भी 3 क्वांटिटीज मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जरा खूबसूरती लगाने के लिए इसलिए यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा वर्डिंग कि हियर आर द 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब उसमें देखें इस तरह से एक छोटा सा टेबल बना लें ताकि शीट पे खूबसूरती आए, बेस क्वांटिटीज और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब उसने 3 नेम्स कहे थे ना, तो 1 2 3 इस तरह से आप मार्कर से हेडिंग दे दें, जरा अच्छा लगता है। तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, इस तरह ड्राइव क्वांटिटीज फोर्स है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है। यही लिखी है तो ठीक है। इनके अलावा अगर आपने उस टेबल में से कोई और यहाँ पे आपने 1 2 3 पे लिख रखा है तब भी ठीक है। टेबल तो आपको याद है ना, नहीं तो आप बुक से देख लें कि आपने टेबल से ही ली है या कोई और वैल्यू लिखी बैठे हैं। तो अगर आप इतना काम कर चुके हैं पार्ट 1 के लिए, तो यहाँ पे आपके एग्जैक्ट बेटे 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, बस यही काम इसमें करना था, ये सूटेबल आंसर है। गंद गुंद मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ नेम्स बोले थे तो नेम्स हमने मेंशन कर दिए। उसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट अगर आपकी तरतीब आगे पीछे तो कोई मसला नहीं है, आप जल्दी से वही पार्ट ओपन कर लीजिएगा अपनी शीट पे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। अब ये मैंने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए वहां से ये मैंने क्वेश्चन लिया है। तो इसका सूटेबल जो आंसर है ना बेटे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपने इतना लिखा है तो 2 नंबर, अगर इससे थोड़ा सा कम लिखे, अब मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने सिर्फ यहाँ तक लिखा होगा, ये यहाँ तक, ठीक है। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक लिखा है, उसको स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बता दिए कि क्यों जरूरत है, किस चीज को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्यों, उसकी वजह आपने थोड़ी बहुत बता दी तो ठीक है। लेकिन मेरे लिहाज से ना आगे ये वाली चीज आपने लाजमी लिखनी है कि विद आउट स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज नहीं करते तो फिर नुकसान क्या होगा, ये आपने लाजमी चीज मेंशन करनी है। अगर आपने सिर्फ यहां तक लिखा है तो हो सकता है कि कुछ चेकर जो है ना वो आपको 1 नंबर दे दे, ठीक है, और कुछ हो सकता है 2 दे दें। लेकिन अगर आपने यहां से यहां तक लिखा है कि पहले उसको बता रहे हैं क्यों का आंसर दे रहे हैं, फिर उसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भी विद आउट स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल नहीं करते तो उसके बिना फिर क्या होगा, वो जाहिर सी बात है आपको डिफिकल्टी का सामना होगा। तो जितना आपने लिखा है वो यहाँ पे भी वर्डिंग देख लें, आप मैच कर लें। तो अगर आपने इस तरह से प्रॉपर आंसर दिया है, एक्सप्लेन किया है, तो फिर आपके क्या हो जाएंगे बेटे, इस तरह से वो चेक करते हुए 2 नंबर पूरे आपको दे देगा। अगर आपने यहां से यहां तक लिखा है तो अपने पेपर पे 1 नंबर लगा लें। और अगर आपने उसके साथ ये चीज बताई है कि भाई विद आउट स्टैंडर्ड यूनिट्स इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंपेयर द मेजरमेंट टेकन बाय द डिफरेंट पीपल आर एट डिफरेंट टाइम्स, तो फिर आप 2 नंबर लगा देंगे। क्लियर, चलें जी उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 के बाद। इसी तरह से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा अभी भी पेपर को इस तरह से सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो ये तरीका आपको समझाया मैंने, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया हमें, तो आपने इस तरह से अगर सॉल्व किया और आपका आंसर 86.4 किलो सेकंड आ रहा है तो फिर वन डे में इतने सेकंड्स होंगे। ठीक है, यहां तक अगर किसी ने कैलकुलेट किया सिर्फ सेकंड में आंसर दे रहे हैं तब भी आप अपने 2 नंबर लगा लीजिए, और अगर आप किलो सेकंड में आंसर दे रहे हैं तब भी ठीक है। सही है ना, तो ये आप 2 नंबर लगा देंगे। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आगे चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था व्हाई प्रीफिक्सेस इज यूज्ड, हम प्रीफिक्सेस यूज क्यों करते हैं। नेम द 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स, उनके सिंबल भी लिखने हैं, मल्टीपल प्रीफिक्सेस और 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस बताने हैं और उनके सिंबल भी लिखने हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हम प्रीफिक्सेस को यूज क्यों करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल और लार्ज वैल्यू या क्वांटिटीज, तो वही बात यहाँ पे लिख दें। तो 1 नंबर इसका हो जाएगा। और बाकी डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बताएंगे मल्टीपल प्रीफिक्सेस की हेडिंग लगाएं, इसी तरह से पेपर सॉल्व करके आइएगा।
और उसके बाद लिखिए जी मेगा, किलो, टेरा। अब देखें इसमें 10⁻6, 10⁻3, 10⁻12। अगर प्लस में पावर आ रही तो ये मल्टीपल प्रीफिक्सेस होते हैं, और अगर माइनस में आ जाए तो वो सब मल्टीपल। ये चीजें आपको समझा चुका हूं टॉपिक के अंदर, यहाँ पे समझानी नहीं है, बस बतानी है। तो इस तरह से देखें, ये मैंने मल्टीपल प्रीफिक्सेस के 3 नेम्स लिखे और उनके सिंबल भी हमने यहाँ पे बता दिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि सिंबल लिखने हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने सिंबल नहीं लिखे, सिर्फ नेम्स लिखे हैं, तो वो फिर 1 नंबर यहाँ से या 0.5 कट कर देंगे। सही है ना? जिसने प्रॉपर इस तरीके से पहले उसको बता दिया कि क्यों यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, फिर उसके बाद इनके नेम्स के साथ साथ उनके सिंबल भी लिख रहा है। हाँ, अगर आपने वैल्यूज नहीं लिखी तो कोई मसला नहीं है। अगर ये नेम्स और सिंबल लिख लिए तब भी आप 2 नंबर पूरे लगा दें। क्लियर? ये कोई जरूरी नहीं थी वैल्यूज, अगर लिख दें अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये चीजें दोनों जरूरी थी। क्लियर है जी? सबने निशान लगा लिए, देख लिया, 2 नंबर लगा दिए। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है जी नंबर 5 पे। नंबर 5 में जो वो क्वेश्चन है वो ये कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स विद एग्जांपल्स। तो आपने रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बिटवीन डिफरेंस बताना है और इनकी एक एक एग्जांपल भी मेंशन करनी है। तो ये देखें, अब इससे मिलता जुलता अगर आपने आंसर लिखा है, सही है, तो वो ठीक है, वर्डिंग आप अपनी बना सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूं, अगर आप यही याद कर ले वो भी ठीक है। अगर इससे मिलती जुलती आपने लिख लिया तो बेटे बिल्कुल ठीक है, वो डेफिनेशन आप 2 नंबर लगा लीजिए। क्लियर है ना? इस तरह से देखें, एग्जांपल भी एक मेंशन कर दी, इसके अलावा कोई और एग्जांपल आपने दे रखी है तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, काफी सारे एग्जांपल्स है। और इस तरह से ये सिस्टमैटिक एरर को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस तरह से अगर कोई आपने शॉर्टकट आंसर भी दे दिया है, मिलती जुलती वर्डिंग है, तो वो भी आप बिल्कुल ठीक कर देंगे, उसके 2 नंबर लगा लीजिएगा। अगर आपने एग्जांपल मेंशन नहीं की, सिर्फ आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो फिर 1 नंबर लगाएं। अगर आपने एग्जांपल्स भी साथ साथ एक एक मेंशन कर दिए तो फिर बेटे आप यहाँ पे 2 नंबर लगाएंगे। क्लियर है जी? चलें, अब आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने थे तो 5 हो गए, लेकिन मैंने आपको 6 पार्ट्स दिए थे क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो वो 6 वाला पार्ट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा की हेडिंग लगा दी है। आप भी पेपर में इसी तरह करके आइएगा। तो वो अगर आपने सॉल्व करना है तो ठीक, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पार्ट नंबर 6 था, उसमें कह रहा था जी इज जीरो इज अ सिग्निफिकेंट और नॉट। तो एक्सप्लेन करें। अब एक्सप्लेन करने के लिए आपको वो सारी कंडीशंस लिख देनी है, तो जो मैंने आपको समझाई हुई है ए बी सी डी ई, या 1 2 3 4 5 जो नंबर देना चाहें आप अपने तौर पे दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जीरोस वाली कंडीशन लिख दें। अगर आपने 3 से ज्यादा 4 लिखी है बहुत अच्छी बात है, और अगर 2 लिखें तब भी 2 नंबर, अगर 4 लिखें तब भी 2 नंबर, 3 लिखें तब भी 2 नंबर, अगर 1 लिखी है या 1 के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर आपका 1 नंबर होगा, 2 नंबर नहीं लगाने। तो अगर आपने 3-4 पॉइंट्स उसकी कंडीशन के मेंशन कर दिए हैं तो फिर बेटे आप 2 नंबर पूरे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखें 2 लिखे, आगे आपको सिर्फ बता रहा हूं, इसीलिए मैंने 2 नंबर यहाँ पे लगा दिए। क्लियर है जी? 3 से कम किसी सूरत में कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, अगर 3 से कम है तो फिर 1 नंबर लगेगा। लो जी, इस तरह से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने 5 पार्ट्स के मार्क्स ऐड कर देने और वो कितने बन गए 10। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 की तरफ। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। सही है, तो इस तरह से लिखिएगा लाजमी। सेक्शन 2 में एंटर हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, उसका ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था जी, वो था व्हाट इज मीन बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स। पहले तो बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज के दरमियान आपने बेटे फर्क बताना है, इनको डिफाइन करना है, और उसके बाद आपने एक एसआई बेस यूनिट्स के सिंबल्स और नेम्स भी बताने हैं। तो याद रखिएगा चैप्टर 1 से मुझे नहीं लगता कि आपके फाइनल पेपर में, बोर्ड के पेपर में कोई लॉन्ग आए, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने बना भी दिया तो जो मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, मुझे तो यही इंपॉर्टेंट लग गया है। सही है, हो सकता है वर्नियर कैलिपर भी आ जाए, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि चैप्टर 1 से लॉन्ग आएगा। तो बहरहाल हम तो चैप्टर 1 का टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए मैंने लॉन्ग बनाना ही बनाना है। सही हो गया। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें, ये न्यूमेरिकल था ना, तो मैंने शॉर्ट में पूछा हुआ है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। सिर्फ देखते ना रहें, बातें गौर से सुने कि मैंने पेपर को किस तरह से सेट की है। तो इसी तरह से आपके बोर्ड के पेपर भी सेट होके आपके सामने आएगा। ले जी, अब बेस क्वांटिटीज को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, और मैंने यहाँ पे दो दो डेफिनेशंस लिख दी हैं, एक मैंने अपनी वर्डिंग लिख दी है, ये भी ठीक है जिस तरह आपने लिखा हो वो देख लें। और अगर आप बुक वाली वर्डिंग लिखना चाह रहे हैं तो ये बुक वाली वर्डिंग है, और ये आपने पेपर में नहीं लगानी। आप बस, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि जिन बच्चों ने ये बुक वाली वर्डिंग लिखी है वो भी ठीक है।
बस एक एक डिफाइन कर लें, या ये लिख लें या ये लिख लें, ठीक है। वो आपने लिखा होगा तो उसमें देख लें, इस तरह की मिलती जुलती अगर वर्डिंग आपकी अपनी बनी हुई है तो वो ठीक है बेटे, गलत नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल जरूर मेंशन करनी है बेस क्वांटिटीज की, ठीक है। आप देख लें आपने की है कि नहीं की। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, तो ये मैंने अपनी वर्डिंग लिख दी है और यहाँ मैंने बुक वाली वर्डिंग लिख दी है। तो इन दोनों में से जो डेफिनेशन आपने लिखी हुई है उसको आप ठीक कर लें, वो आपकी बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे दें डिराइव्ड क्वांटिटीज की, दो से ज्यादा दे दे या दो कम से कम लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये उसके पहले हिस्से का आंसर आ गया। आगे उसने कहा था एसआई बेस यूनिट्स, तो उसका आप टेबल याद कर लें, टेबल आपको याद होगा, वो आप टेबल बना दें, बहुत अच्छी बात है। अगर अलग अलग लिखेंगे तो वो पेज तो भर जाएगा लेकिन खूबसूरती नहीं आएगी। तो इस तरह से आप टेबल बना रखा है अगर आपने, तो उसको भी आप टिक कर दें। इस तरह से बेटे आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई थ्योरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन उतना आंसर। तो अगर आपने इतना काम कर लिया है तो आप यहाँ पे अपने 4 नंबर पूरे लगा लें, क्योंकि लॉन्ग जो है ना वो 4 मार्क्स का होगा और न्यूमेरिकल जो है वो 5 मार्क्स का होगा। ये आपको मॉडल पेपर के अंदर बता दिया गया है, ठीक है, पेयरिंग स्कीम के साथ ही। तो मैंने 4 नंबर यहाँ पे लगा लिए क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब आ जाए इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए देखें, तो बी पार्ट की हेडिंग लगा दें या फिर लिख ले क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर फिर बी पार्ट लिख दें, क्योंकि हमारा एक ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने डायरेक्ट बी पार्ट लिख दिया। अब उसमें न्यूमेरिकल हमारे पास क्या था, न्यूमेरिकल जी ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट न्यूमेरिकल था। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटी पर मीटर क्यूब इन द केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि ग्राम सेंटी पर मीटर क्यूब दिया गया। आपने इसको क्या करना है बेटा, ये देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें डेंसिटी दी गई है मरकरी की, हमने इसको केजी पर मीटर क्यूब में लेके आना है। तो सबसे पहले बाय गिवन डाटा की हेडिंग लगा रखी होगी आपने, ये चीज जो दे रखी है उसने वो मेंशन कर ली। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। ये जो डेंसिटी की वैल्यू इसको केजी पर मीटर क्यूब में हमने फाइंड आउट करना है। तो बस फिर ये देखें जो वैल्यू है मैंने वो लिखी, आगे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे किलो लेके आना है ना, तो किलो लेके आने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 10⁻³ का मतलब 1000। फिर उसके बाद सेंटी खत्म करना है। अब बच्चे यहाँ पे हो सकता है गलती करी बैठे हो कि सेंटी एक दफा खत्म करी बैठे हो ना, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर की क्यूब है, तो सेंटी 3 दफा खत्म होगा, तो एक दफा खत्म करेंगे तो 1/100, दूसरी दफा करेंगे तो 1/100, तीसरी दफा करेंगे तो 1/100। तो इस तरह से ये देखें केजी पर मीटर क्यूब बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर ले, ये जाहिर सी बात है 10⁻6 हो जाएगा ना, 6 सिफर है, तो वो 10⁻6 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऊपर आ गया, बाकी ये चीज अपनी जगह पे ठहरी है। तो इस तरह से अगर आपने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है तो ठीक, अगर यहां से कोई डायरेक्ट कर रखा है तो फिर 1 नंबर या 0.5 या 0.2 हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। अब उसके बाद देखिए केजी पर मीटर क्यूब में आ गए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें आपकी मर्जी, नहीं तो यहीं पे कटिंग कर लें। ये 10⁻³ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 3 बचेगा, तो ये 3 बच गया, ठीक। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर आप बुक वाला आंसर निकाल के आएंगे तब भी ठीक है। अगर आप यहां तक छोड़ चुके हैं, आपका यही आंसर आ रहा है, तो आप बेटे यहां तक अपने पूरे 5 नंबर लिख ले, ठीक है, लगा ले। अगर आपने इसका बुक वाला आंसर निकाला हुआ है तब भी ठीक है, तो पॉइंट को हम 1 प्लेस इधर ले जाते हैं। जब 1 प्लेस इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1.36। तो हम लेफ्ट साइड पे मूव कर गए ना, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो 3 की जगह बेटे क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 4। तो ये देखें 10⁻⁴। तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप में से जिन जिन बच्चों ने ये निकाला है वो भी 5 नंबर पूरे लगाएंगे, जिन्होंने ये निकाला है वो भी 5 नंबर पूरे लगाएंगे। क्लियर है जी। तो इस तरह न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स आप ऐड कर दें। लो जी, ये हमारे पास डिस्कशन थी, तो पेपर मैंने आपको पूरा सॉल्व भी करवा दिया और चेक करने का तरीका भी बता दिया। मेरे साथ साथ आप अपना पेपर देखते गए हैं। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत आपने गलत लिखा हुआ है तो एक एक नंबर जिस तरह से मैंने बताया वो शॉर्ट में कट हो जाएगा, कटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो इस तरह से मेरे इस सोल्यूशन को देखते हुए अपना पेपर आप खुद चेक कर लेंगे। बस वर्डिंग थोड़ी बहुत अगर इधर उधर हो भी गई है आपसे तो कोई मसला नहीं है, कंसेप्ट आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। लो जी, मेरे तो सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स आ गए, कितने जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपने 5 करने थे तो 5 टू द 10, और लॉन्ग आपके पास कितने हैं 9, तो यहां से मेरे पास आ गए 19। और मैं अगर 6 मार्क्स अपने एमसीक्यू के ऐड करूं तो मेरे पास आ गए जी 25 डिवाइड बाय 25। तो मैंने तो भाई 25/25 नंबर हासिल कर लिए हैं। और यहाँ पे जिन बच्चों के 25 मार्क्स आ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट करेंगे और अपने पेपर पे इस तरह से लिख लेंगे एक्सीलेंट वर्क, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हमने फुल मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पे लिख लें एक्सीलेंट वर्क। बस ये था हमारा पेपर।
चेक करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।